तो हम मेडिकल टर्म्स की बात कर रहे थे। अब ये पार्ट 2 है। अब ये वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन जो वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस एक तरीके के छोटे छोटे ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमारे लिविंग सेल्स पे, जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिससे मिलके हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, उससे मिलके तो उस पे वो अटैक करने लगते हैं और अपने आप को बड़ी तेज़ी से उन्हीं को ही अपना भोजन बना के बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, बड़ी तेज़ी से इनकी मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। और कॉमन वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो जैसे कोल्ड हो जाता है, ये वायरस की वजह से होता है। फ्लू होता है, कोविड-19 तो अभी चला ही था, वो भी वायरस था, कोरोना वायरस। तो एग्ज़ाम्पल के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कोल्ड जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो हमारे नाक और गले को प्रभावित करता है। जब ऐसे इन्फेक्शन, ऐसे वायरस हमारे नाक पे या गले पे इन्फेक्शन कर दें, यानी कि वो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगे, तो उसे वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ऐसा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ऐसी बीमारी। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं वो बड़ी तेज़ी से, ये भी अपने आप को बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जितने छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बड़ी तेज़ी से अपने आप को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इसके लिए तो तैयार नहीं होती है और ये अच्छे भी नहीं होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो ये बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करके हमारे जो अच्छी सेल्स होते हैं उसी को ही अटैक करके उसी को ही अपना भोजन बना लेते हैं। और जैसे कि गले में खराश जो हो जाती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। इसके बाद इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे सबके अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, जो जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, जो हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं, यही बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस, इन सब से हमें बचाता है। ये बचाता है जर्म से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, यही सारे होते हैं। और इन्फेक्शन जो ये जो करते हैं इससे लड़ता है। इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है जब हम हेल्दी रहते हैं, इसलिए हेल्दी रहने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और लाइफस्टाइल अपनी अच्छी रखनी चाहिए। वैक्सीन वगैरह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में सहायक होती है। क्रोनिक डिसीज़ क्या होती है? तो ऐसी लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन होती है जिसमें हमें लंबे टाइम के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े, यानी कि लंबे टाइम की बीमारी। तो इनमें होती है जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, तो ये लंबे टाइम तक चलती है। अस्थमा, तो ये एकदम ठीक नहीं हो पाती है, पर इसको मैनेज किया जा सकता है कुछ हद तक। और ये क्रोनिक डिजीज़ जो होती है इसमें डेली मेडिकेशन की ज़रूरत रहती है इसको कंट्रोल करने के लिए। एक्यूट डिजीज़ क्या होता है? एक्यूट डिजीज़ जो छोटे टाइम के लिए हो, जो एकदम से आए और तेज़ी से आए और बड़ी गंभीर स्थिति एकदम से कर दे, और ये बड़े छोटे टाइम के लिए रहती है, लेकिन ये एकदम से आती है और सीवियर सिम्टम्स होते हैं, गंभीर सिम्टम्स देती है ये थोड़े ही देर के लिए, और ये ठीक भी हो जाती है तुरंत ही। जैसे कि फ्लू एक्यूट डिजीज़ के एग्जाम्पल में आ जाएगा। ये आम तौर पर 1 हफ्ते तक रहता है। इसके बाद फ्रैक्चर क्या होता है? हड्डी का टूटना या चटकना, उसमें किसी भी प्रकार की माल फंक्शनिंग या उसमें कुछ भी माल स्ट्रक्चर्ड हो जाती है जब हमारी बोन, तो फ्रैक्चर होता है। क्रैक वगैरह हो जाना, तो ये क्यों हो जाता है? जैसे एक्सीडेंट हो गया तो हमारी हड्डी टूट सकती है, हम गिर गए कहीं से, या ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने बताया था, हड्डियों की डेंसिटी जिसमें कम हो जाती है, उसकी वजह से कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ और आसानी से टूट जाती है। जैसे कि रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें इस पे कास्ट करने की, यानी कि प्लास्टर की ज़रूरत रहती है, ताकि उस पर स्टेबिलिटी लाई जा सके और वो हड्डी अपने आप को रिकवर कर ले। ओबेसिटी क्या होती है? आजकल ये बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। मोटापा, सीवियर मोटापा, तो ऐसी कंडीशन जो बॉडी में बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाए यहाँ पे, तो इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। हेल्दी डाइट वगैरह करके और डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल अच्छी रख के हम ओबेसिटी से भी निजात पा सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
तो ये एक तरीके का हमारे अंदर ये भी एक सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है वो उसको और अच्छे से कर पाता है। जैसे हमने कई बार सुना होगा कि इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा है, बड़ी जल्दी ये खाना पचा लेता है, और कईयों का बड़ा स्लो होता है तो बड़ा टाइम लेता है। इसकी वजह से हमारी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। जिसका जितना अच्छा रहता है, आमतौर पर एक जैसा ही रहता है, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो वेरिएशन हो ही सकते हैं। और न्यूट्रिशन जो हम खाने में खाते हैं वो कौन कितने अच्छे से बॉडी यूज़ कर पाती है उसको। जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है वो अच्छे से जल्दी से कैलोरीज को बर्न कर लेता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? ये सिंपली पानी की कमी। जब शरीर में स्वेटिंग ज़्यादा हो जाए या पानी हम कम पिएं तो पानी की कमी हो जाती है, यानी कि पसीना ज़्यादा आता है जहाँ पे शरीर में पानी रहता नहीं है या कम हो जाता है। जब हमारे शरीर से फ्लूइड्स यानी कि तरल पदार्थ यानी कि नमी ज़्यादा निकलने लग जाए तो डिहाइड्रेशन होती है। जितना हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा तो निकल ही जा रहा है, तो इसमें डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। इसका कारण है जैसे एक्सेसिव स्वेटनिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पसीने आना, वोमिटिंग, डायरिया जब हो जाता है तो पानी की कमी हो जाती है। इसके सिम्टम्स में रहता है मुँह सूखा सूखा रहता है, डिजीनेस, ऐसे चक्कर से आने लगते हैं, और डार्क यूरिन, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। अल्सर, अल्सर क्या होता है? ये एक तरीके का एक घाव एक तरीके का होता है, या इसको हम कह सकते हैं छाला एक तरीके का ये होता है। जैसे छाले पड़ जाते हैं जो हमारे पेट या इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे डेवलप होता है, यानी कि इंटरनल होता है ये अल्सर। ये आम तौर पर इन्फेक्शन की वजह से होता है। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन से ये ठीक किया जा सकता है, मतलब इसमें लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चलती है। और इसकी वजह से बहुत पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है हमारी बॉडी में। और अगर पेट में अल्सर हो जाए तो बर्निंग पेन होता है, बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, और पेट में काफ़ी दर्द रहता है। अब सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, यानी कि इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है, जो पूरी बॉडी में फैल सकता है। ये एक तरीके का बॉडी को इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में होता है तो बॉडी की जो रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है वो बड़ी तेज़ी से असाधारण रूप से फैलने लगती है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं। मतलब यही है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है वो गड़बड़ा जाता है इसमें। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। ये बहुत गंभीर समस्या एक तरीके की रहती है अगर हो जाती है तो। हालांकि ये कम देखी जाती है, मतलब इतनी भी कम नहीं है, हमारी आबादी इतनी है देश की तो फिर वो कम नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी परसेंटेज वाइज ये कम देखी जाती है। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये हार्ट से रिलेटेड और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो लंग होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, वो सांस लेने में मुश्किल का सामना करते हैं। COPD में इंक्लूड रहता है ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। इसमें वही जो हमारी सांस की नली होती है उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज हो जाती है या सांस लेने में दिक्कत होती है आमतौर पे। स्मोकिंग की वजह से ये आमतौर पर देखा जा सकता है, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसमें यह प्रॉब्लम देखी जाती है आमतौर पे। MRI क्या होता है? ये मेडिकल टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। तो ये डायग्नोस करने के लिए एक तरीके का ये यंत्र है जो जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं। ये एक तरीके का मेडिकल इमेजिंग है जो मैग्नेट और रेडियो वेव्स को यूज़ करके प्रयोग में लाया जाता है। MRI की वजह से डिटेल पिक्चर क्रिएट की जाती है हमारी बॉडी के अंदर की, जो डॉक्टरों को मदद करती है बीमारियों को पता करने में, क्योंकि वो इमेज देख के पता लगा लेते हैं कि क्या है अगर ब्रेन का MRI करवाया तो फिर पता चल जाता है कि भाई ब्रेन में क्या दिक्कत है, जॉइंट में क्या दिक्कत है, और कोई अदर सॉफ्ट टिश्यू है तो उसकी इमेज बना के दे देता है। नॉर्मल तो डॉक्टर को पता रहता है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ रहती है तो वो अपने आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसमें। अब CT स्कैन क्या होता है? ये भी एक तरीके का स्कैन होता है, इमेजिंग ही बनाती है ये तकनीक भी। तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इसमें क्या रहता है? एक्सरेज का यूज़ करके
मेडिकल इमेजिंग बनाई जाती है, यानी कि इमेज बनाई जाती है। ये भी डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेजेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर की इंजरी और बीमारियों का पता लगाया जा सके। सीटी स्कैन की वजह से ब्रेन की इंजरी पता लगाई जा सकती है, जो कि एक्सीडेंट वगैरह से होती है, और भी अन्य चीज़ें भी पता लगाई जा सकती है। इंटरनल बॉडी की कोई भी इंजरी पता लगाई जा सकती है। अब बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी आपने सुना होगा। ये मेडिकल टेस्ट है एक तरीके का, जिसमें एक टिश्यू का सैंपल ले लिया जाता है, जिसकी जांच की जाती है बाद में। ये आमतौर पर पोस्टमार्टम वगैरह के केस में, या किसी चीज़ की जांच करनी हो, किसी चीज़ का पता लगाना हो कि भाई क्या दिक्कत है इस अंग में, इन्फेक्शन है क्या है, तो सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और फिर पता लगाया जा सकता है कि भाई क्या दिक्कत है इस पर्टिकुलर एरिया में, या जो भी हमें पता लगाना है। तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और डॉक्टर उसको फाइंड करते हैं, उस सैंपल जो भी लिया गया रहता है बॉडी से। ये ब्रेस्ट में जो लंप हो जाता है उसको पता लगाने में सहायक रहता है, जो कि कैंसर सेल है कि नहीं है, इसको डायग्नोज करने में सहायक रहता है। अब डायलिसिस क्या होता है? तो ये किडनी से रिलेटेड जिसको भी दिक्कत होती है, जिसको ब्लड फिल्टर करने में दिक्कत हो रही होती है किडनी को, तो वो डायलिसिस का सहारा लेता है, यानी कि वो बाहर से अपने ब्लड को फिल्टर कराता है। डायलिसिस में क्या रहता है, जब किडनी फेल हो जाती है तो वेस्ट को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है किडनी के लिए। वेस्ट को, सॉल्ट को और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो किडनी निकालने का काम करती है खून में से, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, बाहरी मशीन का सहारा लेते हैं ये प्रक्रिया करने के लिए, यानी कि किडनी का काम मशीन करती है। तो जैसे कि कई लोगों को किडनी फेलियर होता है तो वो डायलिसिस का सहारा लेते हैं। इसको हफ्ते में कई बार भी करवाना पड़ सकता है। हाँ, हैमरेज हो जाता है, जैसे कई बार सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो गया, तो फिर ये ब्लीडिंग का एक तरीके का नाम है। जब इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द बॉडी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो उसे हैमरेज कहते हैं। इसकी वजह से बहुत चोट लगने के कारण से ये आमतौर पे होता है। सर्जरी की वजह से होता है और मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है। जैसे किसी को कोई तरह की बीमारी है तो उसकी नस वगैरह में दिक्कत आ सकती है, सर्जरी के वक्त दिक्कत आ सकती है, तो वो हैमरेज का काम करती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसका इलाज ना किया जाए, क्योंकि ब्लड लॉस होता रहेगा तो फिर जान पे बात भी आ सकती है। ये इंटरनल जो हैमरेज होता है वो ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं और वो ऑर्गन वगैरह पे भी दिक्कत डाल सकता है। इसके बाद अल्जाइमर क्या होता है? ये दिमाग से संबंधित डिसऑर्डर है एक तरीके का, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है और कन्फ्यूजन पैदा होती है। अल्जाइमर जो होते हैं, ब्रेन सेल्स को जनरेट नहीं कर पाता इसमें ब्रेन, और उल्टा जो सेल्स होते हैं पहले से मौजूद वो और उल्टा मरने लगते हैं तेज़ी से। इसकी वजह से सोचने में कमी हो जाती है, गिरावट हो जाती है, और मेमोरी स्किल्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जिसको अल्जाइमर होता है वो आमतौर पर चीज़ें भूलने लगता है, रीसेंट इवेंट्स वगैरह वो भूलने लगता है, और वो लोगों को रिकॉग्नाइज करने में, जो कि बहुत फेमिलियर हैं, उनको भी बहुत मुश्किल का सामना करता है पहचानने में। अब पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है? ये नर्वस सिस्टम से संबंधित, यानी कि दिमाग से संबंधित ही एक तरीके से ये डिसऑर्डर है, जिसमें मूवमेंट से संबंधित दिक्कत आ जाती है, यानी कि चलने फिरने से संबंधित। इसमें क्या रहता है कि झटके आते हैं, ठीक है, शरीर जकड़ जाती है, और बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, और कोऑर्डिनेशन शरीर का, कि अगर हम पहले लेफ़्ट पैर रख रहे हैं तो राइट रखना है, उसके बाद फिर राइट रख रहे हैं तो लेफ़्ट रखना है। तो ये इस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत आती है। आँख का हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है, बोलने में जब हम बोलते हैं तो कोऑर्डिनेशन के साथ बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। जिसको पार्किंसन होता है उनके हाथ काँपते हैं और चलने में दिक्कत होती है। इसके बाद हाइपोनेट्रीमिया, तो ये मेडिकल की जो भाषाएं होती हैं, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार दिक्कत आती है, क्योंकि
फिर से नाम होते हैं, आम बोलचाल के लैंग्वेज में नहीं होते हैं, तो फिर कभी कभार प्रोनाउंसिएशन में और दिक्कत आ सकती है। तो इसको हमें प्रैक्टिस करके हम इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड से तो है नहीं, हम तो नॉलेज के लिए ले रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या होता है हाइपोनेट्रीमिया का? इसमें क्या रहता है कि जो सोडियम का लेवल रहता है हमारे ब्लड में वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में सोडियम की भी बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत रहती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, अगर वो कम हो जाए तो दिक्कत तो होगी ही। तो इसमें क्या रहता है, वाटर बैलेंस अफेक्ट होता है और सेल्स वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है। सोडियम क्या करता है, शरीर में वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो फिर इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो फटाफट रिप्लेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा पानी भी पीना, कोई भी चीज़ अति में नुकसान ही करती है। तो फिर बैलेंस ज़रूरी है लाइफ में। और तो ये थी, बाकी की 15 हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली थी और 35 अब कर ली, तो फिर 20 और कर ली, यानी कि 35 हो गई टोटल। तो ये था कुछ फेमस मेडिकल टर्म्स। हो सकता है हम आगे भी इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि मेडिकल टर्म्स की कोई लिमिट तो है नहीं, बहुत बड़ा, बहुत सारी मेडिकल टर्म्स होती हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ये एक तरीके से बहुत असंख्यक हैं। तो फिर हो सकता है आगे भी बात करें हम, तो इसी तरह की वीडियो में मिलते रहेंगे, जिसमें हमें ज्ञान का कुछ ज्ञानवर्धन हो। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।